बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, दाऊदी बोरा प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस चैनल के ज़रिए आपको दाऊदी बोरा कम्युनिटी की वेल नोन प्रोफेशनल्स से मुलाकात और उनके मुतालिक मालूमात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज जिस पर्सनालिटी का इंटरव्यू करेंगे वो फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, a very kind and thorough gentleman, none other than डॉक्टर मुस्तफ़ा ज़वेरी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं आपसे। और मेरा पहला सवाल, डिस्क्राइब अस इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज़ फिज़ियोथेरेपी। इसकी पेशेंट को कब ज़रूरत पड़ती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है? आपका सवाल जो है वो 3 चीज़ों से मुश्तमिल है। 3 चीज़ें उसमें आपको डिस्कस करनी होंगी। पहली चीज़ ये है कि व्हाट इज़ फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी में हम इलाज जो करते हैं बेसिकली वो हम कर रहे होते हैं नेचुरल वे में, लाइक नो मेडिसिन्स, नो एनी सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस, जस्ट नेचर से रिलेटेड हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। लाइक व्हाट, हम जो है हीट एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं। हम इसके अलावा फिज़िकल थेरेपी में फ़िज़िकली हम किसी पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं। नाउअडेज़ यू कैन नो दैट कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो फिज़िकल मीन्स के साथ आते हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं जिसको हम फिज़िकली ट्रीट कर रहे होते हैं बाय आवर हैंड्स, मैनुअली, यूजिंग सम मोडालिटीज़ लाइक हीट एनर्जी की फॉर्म में तो हमें हीट यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हम इलेक्ट्रिसिटी कुछ हम उसकी जो है आपके पास सिग्नल्स को हम उसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं इंसान की बॉडी के अंदर। उससे उनकी हीलिंग पर्पस होता है, पेन मैनेजमेंट होती है और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम फिज़ियोथेरेपी के थ्रू उनका इलाज मुमकिन हो सकता है। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि अब ये किस किस को ज़रूरत होती है, तो ये कहना बिल्कुल बेकार है। अब हर जगह पे फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। आईसीयू में पेशेंट है, इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट है, तब हम फिज़ियोथेरेपी करवाते हैं बाय मीन्स ऑफ चेस्ट फिज़ियोथेरेपी के नाम पे। फिर इसके अलावा आपके पास पेशेंट अगर किसी इन पेशेंट में है, कहीं एडमिट है, उसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के अंदर हम फिज़ियोथेरेपी करवाते हैं। तो अब फिज़ियोथेरेपी एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। उसमें भी जिस तरह से कार्डियोथेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी फिज़ियोथेरेपी आ गई, इसी तरह से मस्कुलोस्केलेटल फिज़ियोथेरेपी है, न्यूरोलॉजिकल है, पीड्स है, बच्चों में भी फिज़ियोथेरेपी की नीड पड़ती है। तो अब फिज़ियोथेरेपी एवरीवेयर, हर जगह पे, लाइक द डॉक्टर्स और साइड बाय साइड इन एवरी एरियाज फिज़ियोथेरेपी जो है वो कवर होती है और फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत हर पेशेंट को पड़ती है। और चाहे वो पेशेंट बच्चा हो या बूढ़ा हो, फ्रॉम स्टार्टिंग एज टिल एंड एज, सबको फिजियोथेरेपी की नीड होती है। ओके डॉक्टर साहब, हाउ टू कीप अवर ह्यूमन बॉडी फिट एंड हेल्दी। गिव अस सम बेसिक टिप्स विच अप्लाइज फॉर ऑल एजेस। हमारी बॉडी को फिट कैसे रखा जाता है? देखिए, बात यह है कि अभी आजकल नाउअडेज हमारे यहाँ पे हम इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर गुजार रहे होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ, कि हमें हमारी बॉडी को फिट रखने का सवाल ही नहीं होता। हम अपने ब्रेड एंड बटर से ही निकल नहीं पा रहे होते कि हम अगर उसको बोले कि भाई आप एक्सरसाइजेस करें, आप वॉकिंग कीजिए, आप इन सब चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व हो, तो वो ये कहते हैं कि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो आई सजेस्ट एंड आई एडवाइस ईच एंड एवरी वन कि देखिए, अगर आपकी बॉडी, आप हेल्दी है, आप ठीक है, तभी आप कुछ काम कर सकते हो। सो हमेशा अपने लिए कुछ स्पेयर टाइम ज़रूर निकालिए, ताकि उन टाइमिंग्स के अंदर अगर आप वॉक कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो आप प्लीज़ वॉकिंग ज़रूर कीजिए।
वरना अदरवाइज़ अगर कोई एक्सरसाइजेज़ वगैरह है तो वो एक्सरसाइजेज़ वगैरह भी आप ज़रूर कीजिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए। वो आपको ऐसी बताएंगे फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज़, ऐसी एक्सरसाइजेज़ बताएंगे जिससे आप फिट रह सकते हैं। तो हमेशा अपने ऊपर फिज़िकल मीन्स के अंदर वॉक आप अपने अंदर रखिए, वॉकिंग रखिए। लोग अब क्या होता है कि नॉर्मली किसी छोटी सी चीज़ पे भी जाना होता है तो दे यूज़ अ मोड ऑफ व्हीकल्स, कोई भी किस्म का, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, वो वॉक नहीं कर रहा होता क्योंकि वो एक एक मिनट अपना बचाना चाह रहा है। मगर जो एक एक मिनट आप बचा रहे हो वो एक एक मिनट बच नहीं रहा है, वो बल्कि आपकी लाइफ में से वो एक एक मिनट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप फिज़िकली फिट नहीं हो रहे। तो हमेशा से कोशिश ये कीजिए कि अपने पास अगर आपके पास ऑप्शन है और अगर आप चाह सकते हो तो प्लीज़ उन ऑप्शंस के अंदर से वॉकिंग वगैरह के ऑप्शंस को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, ना कि किसी व्हीकल्स वगैरह की प्रायोरिटी दीजिए, ताकि आप इसी तरह से फिज़िकली फिट रह सकते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल मीन्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश कीजिए। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट और फिज़िकली फिट रहने का सबसे बेस्ट तरीका होगा। ओके डॉक्टर साहब, आजकल यंग जनरेशन में बॉडी फिटनेस का शौक बहुत है और उनकी बॉडी शेप में हो, जिसके लिए वो फिटनेस सेंटर जाते हैं या फिर डंबल्स या वेट्स का यूज़ करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये किस एज से शुरू करना चाहिए और व्हाट इज़ द बेसिक प्रिकॉशन while using weights और डंबल्स? पहले तो मैं अपने सारे यंगस्टर्स फ्रेंड्स को भाइयों वाला सलाह ये दूंगा कि पहले तो अपने आप को प्लीज़ कीप काम। देखिए, वजह ये है कि ये जो फिटनेस का जो एक हमारे में ट्रेंड चलता है, ये सबसे ज़्यादा यंग एज में लोगों में चलता है। जो 15 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, जो टीन ईयर्स का हम लोग कह सकते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। उनमें ज़्यादा इसलिए नहीं होता कि वो पता नहीं उनको होता ये है कि उनमें किसी ने डाला होता है, ये चीज़ देखा देखी हो रही होती है। मेरी स्कूल में मेरा फ्रेंड था, मेरी कॉलेज में मेरा फ्रेंड है, उसने वो चलो फिटनेस के ऊपर जा रहा है, वो जिम जा रहा है, तो ओके फाइन, मैं भी जिम जाने शुरू कर देता हूँ। अब वहाँ जिम का एनवायरनमेंट इस तरह से होता है, वहाँ बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं, वहाँ बहुत अरसे से जो फिटनेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो सब होते हैं। और हम क्या करते हैं, उनको देखा देखी, उनको देख देख के हम भी बड़े से बड़े और हैवी से हैवी वेट्स की तरफ चले जाते हैं। उससे होता बेसिकली क्या है कि उनसे जो है ना, फिर वो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़ वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लिगामेंट्स टेयर हो जाना, मस्कुलर टेयर हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो, उसमें सबसे पहले इन यंगस्टर्स को मेरी सलाह ये है कि आप जिम में जाने से ज़्यादा, अपनी फ़िटनेस को उस तरफ ज़्यादा जाने से ज़्यादा, आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस की तरफ, आप वॉकिंग की तरफ, आप स्पोर्ट्स की तरफ अपने आप को रुजू करिए। वहाँ जाके अपनी आप फिटनेस को प्रॉपर कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू किसी की देखा देखी जिम में जाके जो करना होता है और जो वहाँ पे कर रहे होते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। और जो सेकंड चीज़ जो शायद आपके सवाल के अंदर थी, मैं उस सवाल के ज़रिए से आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी चले कोई भी पर्पज़ की वजह से आप अगर जिम में जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो उससे पहले वार्म अप होना ज़रूरी है। आपको आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को इतना हीट और गर्म करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से अब आप कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिले, ना कि नेगेटिव मिले। तो इन सब चीज़ों का प्लीज़ खास ख्याल रखें और उसके बाद बच्चे जो है वो आगे की तरफ, फिटनेस की तरफ जाएं। बट मेरी हमेशा से सलाह ये होगी कि स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करो एज़ कम्पेयर टू इन फिटनेस की तरफ जाने से। मेरा अगला सवाल गो कि आपके टॉपिक फिजियोथेरेपी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एज ए डॉक्टर आपसे ज़रूर पूछूंगा। आजकल बोहरा कम्युनिटी में ई सिगरेट की प्रिवेंशन के लिए बहुत कोशिशें की जा रही है। सवाल ये ई सिगरेट क्या है? नंबर 2, पेरेंट्स अपने बच्चों को इससे कैसे दूर रख सकते हैं? और तीसरा नंबर, इसकी कंटिन्यूटी ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स को क्या नुकसान देती है? आपका ये सवाल है रिगार्डिंग ई सिगरेट्स के हवाले से। पहले तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि अभी सैयदना साहब, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल शफीक साहब ने सब जगह देखा, एक चीज़ एक नोटिफाई की गई है कि लोग, और हमारे स्पेशली यंगस्टर्स, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, बहुत ज़्यादा वैपिंग और ई सिगरेट्स की तरफ रुजू हो रहा है उनका। तो व्हाट इज़ ई सिगरेट? देखिए, इसमें ये सवाल में कि एक चीज़ जो है वो सिगरेट के साथ एक वर्ड यूज़ कर दिया गया, ई, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
तो दैट इज़ व्हाट एन इलेक्ट्रिकल सिगरेट। आप एक सिगरेट यूज़ करते हैं तो वो सिगरेट के अंदर एक धुआं निकल रहा होता है और उसके अंदर टोबैको होता है एंड एवरीथिंग होती है। देखिए, बात यह है कि कोई भी ब्रांड जब बहुत ज़्यादा बिक ना रहा हो ना, तो वो ब्रांडिंग के अंदर कुछ चेंजेस ऐसे ले आते हैं, कुछ न्यू चेंजेस लाते हैं कि जिसकी वजह से उनका ब्रांड बहुत ज़्यादा जो है वापस सेल आउट होना शुरू हो जाए। तो ये ई सिगरेट भी एक इसी तरह से है। इसमें ये नहीं कह सकते कि टोबैको नहीं होता, इसमें ये नहीं कह सकते कि निकोटीन नहीं होता, और इसके अंदर जो दूसरे सब्सटेंसेस और दूसरी चीज़ें हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है। तो ये जो मार्केट में बेच रहे हैं ना, ये सब ये कह के बेच रहे हैं कि इसके से नुकसान नहीं होता, मगर ई सिगरेट के साथ सिगरेट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमें पता चल ही जाता है कि वो निकोटीन भी होगा उसमें टोबैको भी होगा, उसमें दूसरे भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे। जो पता है, होता ये है कि वो एक सिगरेट की जगह वो उससे ज़्यादा नुकसान दे देता है। मगर ये हमारे यंगस्टर्स को क्या है कि उनको एक फ़ैशन के नाम पे एक ऐसी चीज़ दे दी जाती है जिससे धुआं भी नहीं होता, कोई बराबर में पी रहा हो किसी को पता भी नहीं लगता, मगर वो उतना ज़्यादा नुकसान दे रहा होता है बॉडी के अंदर जितना एक सिगरेट का पैक जो है वो एक ई वैपिंग का आपके पास या ई सिगरेट या वैपिंग जो है वो उसको इतना नुकसान दे सकते हैं। तो ये ई सिगरेट इतना हार्मफुल चीज़ है। दूसरा सवाल वापस में ज़रा पीछे पेरेंट्स को किस तरह से पेरेंट्स को किस तरह से अपने यंगस्टर्स को रोकना चाहिए। देखिए, इसके अंदर पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे हमारे माशरे में कोई भी चीज़ दी जा रही होती है ना, वो इसी तरह से। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि पेरेंट्स को सबसे पहले अपने अंदर देखना चाहिए कि कोई वो भी तो इन्वॉल्व नहीं है किसी ऐसी चीज़ों में, वो कोई टोबैको यूज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है, वो कहीं पे आपके पास किसी भी फॉर्म में टोबैको, यानी वो गुटखा ले रहा हो या वो कोई XYZ वो खुद सिगरेट पी रहा हो या कोई इस तरह से, तो वो कोई खुद मुहर्रमात में तो मुहर्रमात में तो इन्वॉल्व नहीं है। पहले तो अपने आप को दूर करें। देखिए, अगर आपकी वजह से आपका बेटा जो है, आपका बच्चा जो है वो अगर इन्वॉल्व हो रहा है इन सब चीज़ों में, तो उससे आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो सेकंड चीज़ क्या है आपके पास कि जो हमारी अपनी जो सकाफ़त है, व्हाट इज़ माई कल्चर, व्हाट माई वैल्यू, लाइक आई एम वेयरिंग माई टोपी, हमारा हिजाब होना चाहिए जिस तरह से लेडीज़ रिदा पहनती है नॉर्मल। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ गोइंग स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबसे यही गुजारिश करूँगा कि यूज़ दैट थिंग। वन थिंग इज़ दिस कि अपने एनवायरनमेंट को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, अपने एनवायरनमेंट में जितना रहोगे, ऑटोमेटिकली उस चीज़ को और अपने एनवायरनमेंट को अपने घर में भी कि अपनापन होना चाहिए, अपनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ में। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने से इन्वॉल्व इतना करना चाहिए ताकि वो बच्चे जो है वो किसी और के पास कोई और ऐसी चीज़ों में यूज़ ना हो। एंड द सेकंड चीज़ कि बच्चा किसी भी पर्पस की वजह से स्ट्रेसफुल है, अपनी स्टडीज़ को लेके, अपनी XYZ किसी भी चीज़ की वजह से स्ट्रेसफुल है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके साथ बैठे, उनको अपने से ऐसा ना कर दे कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ बताने से डर रहा हो। अगर ये चीज़ होती रहेगी तो पता क्या होगा कि वो बच्चा जो है वो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी जगह अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि निकोटीन जो है वो अगर बॉडी में जाता है तो वो रिजल्ट क्या देता है, निकोटीन बेसिकली वो हमारी सूदिंग रिएक्शन देता है, प्लेजर दे रहा होता है, आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा होता है। तो जब वो स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा होता है तो उनको ये लगता है कि ये दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम इस तरह से अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर दें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हमारे से सुन नहीं रहे। तो पेरेंट्स को कोशिश मैं यही कहूँगा कि वो अपने बच्चों को टाइम दे, वो उनको समझे, वो बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, इस चीज़ को भी समझना चाहिए, हर जगह इन्वॉल्व होना चाहिए और पेरेंट्स को खुद भी इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दिस इज़ द राइट वे आई गेस कि मुझे जो लगता है कि ये इस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। और अब आपकी बात आती है कि नुकसान क्या है, तो मैं सवाल करूँगा आगे से कि इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे कुछ नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। कार्डियोपल्मोनरी से कार्डियो से देखिए, दिल से देखिए, ब्रेन से देखिए, पल्मोनरी लंग्स से देखिए, किडनी से देखिए, लिवर से देखिए, स्टमक से देखिए और फिर हमारे जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह को भी देखिए। सब जगह से सिर्फ नुकसान ही मिल रहे हैं और सब जगह से सिर्फ नुकसान ही आ रहे हैं। तो उन नुकसानात के अंदर अगर कोई फ़ायदा है भी तो वो फ़ायदा कुछ नहीं है। फ़ायदा सिर्फ इस चीज़ को फ़ायदे में इस चीज़ को गिना जा रहा होता है कि हमें बस धुआं नहीं होता और जो है वो बहुत इजी है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो भाई ये तो सेल बढ़ाने वाली बात है ना कि आप पहले सेमिनार में बैठ के सिगरेट नहीं पी सकते थे या कहीं ऐसे मजमू में सिगरेट नहीं पी सकते तो अब आराम से बैठ के वैपिंग कर लो। तो ये तो वो बात हो गई ना, तो वो तो उन्होंने अपनी सेल बढ़ा दी, मगर नुकसान तो वहीं पर ही है। और वो इतना नुकसान है कि ये फिर आप होता क्या है कि जब फिर एकदम एक्स्ट्रा नुकसान में चले जाते हैं और एक्स्ट्री चीज़ों में चले जाते हैं
तो फिर उसके बाद जाके पता लगता है कि ओहो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। और कैंसर सबसे बड़ी मसला है, कैंसर हो गया तो फिर उसके बाद तो फिर लास्ट ऑप्शन ही क्या बचता है, तो इट किल्स, और डेफिनेटली इट किल्स, बचना चाहिए। इंटरव्यू के लास्ट में हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें आप? रिगार्डिंग, देखिए अभी तक जो हमने डिस्कशन की उसमें फिजियोथेरेपी के हवाले से आपने मुझसे पूछा, ठीक है, फिजियोथेरेपी किस में होती है वो पूछा, यंगस्टर्स ने पूछा यंगस्टर्स किस तरह से अपने आप को फिट कर सकते हैं, और तीसरा आपने ई सिगरेट्स के हवाले से सवाल किए। तो मैं हर किसी को मैसेज यही दूंगा, और मैंने अभी तक जितने भी सवाल थे उसमें सब में मैंने मैसेजेस ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, चाहे आप एजुकेशन के पर्पस में हो। यंगस्टर्स को कहूँगा सबसे प्राइम बेस्ट देने का मकसद क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़िए कि आपके वालिदैन की जो पढ़ाई के ऊपर जितना खर्च है उसमें उनको सेटिस्फैक्शन हो। आप बेस्ट अपना दे दीजिए, फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। तो हमेशा, और दूसरी चीज़ ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से बात करूँगा कि फ़िज़ियोथेरेपी बहुत ही अच्छी इमर्जिंग फील्ड है, इसमें आना चाहिए, ठीक है। नाउ डेज़ हमारे मुल्क में वैसे ही बहुत हालात बुरे हैं, और इन हालात के अंदर जो है डेफिनेटली दूसरी फील्ड्स के साथ साथ हमारी फ़िज़ियोथेरेपी की फील्ड भी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इट्स अ इमर्जिंग फील्ड, अच्छी फील्ड है, नोबल फील्ड है, जिसमें हम हील कर रहे होते बाय आवर हैंड्स। सो वी हैव दैट पावर कि हम किसी को अपने हाथों से हील कर सकते हैं। तो ये पावर जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट में होती है। तो इसलिए इन फील्ड्स की तरफ भी ज़रूर देखना चाहिए। एंड द थर्ड चीज़ आपके पास है ई सिगरेट्स के हवाले से। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि इससे जितना हो सके उससे बचिए, और इससे बचना ही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये अब इस तरह से तो एक शैतान जो है हमें हर चीज़ में आगे से आगे वर्गला रहा होता है, और जब हम एक चीज़ में बुरी चीज़ में पड़ते हैं तो फिर हम बुराई की तरफ चले जाते हैं। तो बेहतर है कि पहली जो बुराई की चीज़ है उसी को ख़त्म कर दें, ताकि हम हर चीज़ से बचे रहें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे बड़ी मुफीद मालूमात हमारे व्यूवर्स तक पहुंची है। व्यूवर्स, हम डॉक्टर साहब के बेहद मशकूर है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमारे चैनल को दिया। हमारी दुआ है कि डॉक्टर साहब इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते रहे। परवरदिगार इनको हमेशा सेहत में रखे, आमीन। और नाजरीन कराम, अब आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह निगहबान।